जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। ये जो है 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है गतिमान आवेशीय चुंबकत्व, उसी का चौथा लेक्चर है, यानी चौथे पार्ट का चौथा लेक्चर होने वाला है। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन को। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि किसी भी लेक्चर की शुरुआत अगर करनी है तो उससे पिछले जितने भी लेक्चर हैं वो देखे होने चाहिए, वरना ये घंटा को समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये पुराने जितने भी लेक्चर है वो अगर आपके देखे हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपके समझ में आने वाला है। ठीक है, आज का जो हमारा विषय है वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, कैसे होता है, इन सब को समझने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी जानकारी इसके बारे में मैं आपको दूं तो ये एक उपकरण होता है, एक यंत्र होता है ना, जो कि इसी विधि के ऊपर कार्य करता है। अभी तक हम चुंबकों के गुणों वगैरह के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? एक युक्ति है और एक उपकरण है। इसकी खोज की बात करूं तो मैं इसकी खोज हुई थी सन 1932 में, और ई लॉरेंस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और उसके बाद सन 1939 के करीब इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि इन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी। तो ये आपके सिलेबस में अभी तक पूछा नहीं गया है। बेसिक सी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि 1932 में साइक्लोट्रॉन की खोज हुई थी ई लॉरेंस के द्वारा। अभी हम पढ़ने वाले हैं ये है क्या, किस विधि के ऊपर कार्य करता है, किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे बेसिक सा डाउट जो आपको क्लास के बीच में आएगा वो नोट से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्योर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं कुछ भी लिखवाता नहीं हूँ। जैसे ये लिखो, परिभाषा वगैरह, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, वहाँ पर जाकर बोल देना कि मेरे को नोट्स चाहिए, तो नोट्स मिल जाएंगे। अगर ढूंढने में अक्षम है तो, अगर आप ढूंढ सकते हो नोट्स तो टेलीग्राम पर अपलोडेड है, एक बार चेक कर लेना। और यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। और चैप्टर 3 के तो मेरे द्वारा बने हुए डिजिटल नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को थोड़ा बहुत, जिससे आइडिया हमें लग जाए कि अभी हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखो, जब हमारा लेक्चर 1 हुआ था तो उसके अंदर मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसका एक सूत्र जनरेट कराया था, वो था QVB साइन थीटा। एम आई राइट? QVB साइन थीटा। उसके बाद सेकंड लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ कैसे, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अब मुझसे अंदर की तरफ क्या होगा, जो चीज़ मुझसे दूर जा रही है, मतलब उसका जो सिरा है विपरीत है। जैसे ये पेन है, राइट? अब ये पेन मुझसे दूर है तो मैं कहूँगा ये अंदर की तरफ है, और अगर ये ऐसे है तो मैं कहूँगा ये मेरी तरफ है। तो जब कोई भी चीज़ मेरी तरफ होती है तो मैं उसको डॉट से दर्शाता हूँ। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आप देखोगे तो ये आपकी तरफ है, तो आपको क्या दिख रहा है, इसका आगे का निब दिख रहा है ना, इसीलिए इसको डॉट से दर्शाते हैं। लेकिन अगर ये आपसे दूर हो, जैसे ऐसे बनी हो, यानी कि अब आपसे दूर है, इसका जो मुख है ये मेरी तरफ है, आपसे दूर है, यानी आप कहोगे कि ये अंदर की तरफ है। तो जब अंदर की तरफ होती है तो यहाँ पर आता है क्रॉस, अंदर की तरफ होती है तो हम दर्शाते हैं क्रॉस। तो कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र में आपको क्रॉस लिखा मिल जाए, इस तरीके से क्रॉस बना हो, इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। इसको मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक मैं दूंगा, तो आपने पहले जो है कुछ भी नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट लेक्चर 4 के ऊपर आ गए, तो पुराना जो है वो पढ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या है, सिंपल सी बात है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर 2 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये अगर एक चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर इस तरीके से किसी आवेश को हम गति कराएं, इस तरीके से इस आवेश को गति कराएं, तो वो एंगल जो बनता है वो होता है 19 डिग्री का एंगल। ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है। कैसे संभव है? देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये अंदर की तरफ है। कैसे अंदर की तरफ? इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस बनाया है, अगर आप देखोगे तो क्रॉस बनाया हुआ है, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की तरफ है, और मैं किसी आवेश को गति करा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी आवेश को गति करा रहा हूँ, तो वो आवेश गति कर रहा है कुछ इस तरीके से, देख लो पहले। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, आवेश गति कर रहा है इस तरीके से।
तो अब अगर एंगल देखने की कोशिश करोगे तो ये 19 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जब 90 डिग्री का एंगल बना था तो साइन थीटा में हमने 90 डिग्री पुट कर दिया था, तो एफ इजिकल टू क्या निकल के आया था, QVB। इसके अलावा हमने और भी सूत्र जनरेट किए थे, जिनमें आवर्तकाल का सूत्र आता है, आवृत्ति का सूत्र आता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और भी आगे चल के ये काम में आते हैं। अब इसका जवाब आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर मिल चुका था, क्योंकि लेक्चर 3 के अंदर हमने डिक्टो वही फॉर्मूलों का यूज किया था। सभी के सभी जितने सूत्रों का प्रयोग हुआ था उन्हीं सूत्रों को प्रयोग हुआ था, और थीटा कोण पर आई थिंक आवेश की गति की थी, वो बात अलग है। तो ये सब हमने पहले पढ़ लिया था, और इसके अलावा आवर्ती आवर्तकाल उनके सूत्र हमने पढ़े थे। ठीक है, अभी जब हम साइक्लोट्रॉन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आवृत्ति भी आएगी, आवर्तकाल भी आएगा, आवर्तकाल भी आएगा, और उसके जो सूत्र लगेंगे, मेरी बात सुनो, जो सूत्र लगेंगे वो वही होंगे जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाए थे, और 2-2 बार 3-3 बार आपको रिवीजन भी कराया था उनका। यानी वो अगर आपको आते हैं, मतलब 2-2 3-3 बार तो मैंने रिवीजन कराया, नॉर्मली क्लास में ही याद हो जाता है इतना तो, और अगर आपने घर पे पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे तरीके से याद होगा। तो ये जो है सब यूज होने वाला है साइक्लोट्रॉन में, इसीलिए मैंने आपको बेसिक सा बता दिया। अब साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, साइक्लोट्रॉन में होता क्या है, देखो साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दो चुंबकें होती है, दो चुंबकें, एक चुंबक होती है नॉर्थ पोल वाली और एक होता है साउथ पोल। यानी दो चुंबकें होती हैं, एक का नॉर्थ पोल हम ऊपर रखते हैं, एक का साउथ पोल हम नीचे रखते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। देखो कोई भी चुंबक है, जैसे मान लो ये चुंबक है, तो इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जैसे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मान लो नॉर्थ पोल है, और ये जो आपको थोड़ा सा ग्रे कलर पर दिख रहा है ये मान लो साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो साधारण सी बात है, ये चुंबक है तो कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र भी होगा यहाँ पर, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर बना होगा। मैं फटाफट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये युक्ति ही कुछ ऐसी है कि संभव है आपकी एक बार समझ में ना आए। तो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये अभी आप स्केल को देख पा रहे हो, ठीक है, ये स्केल है। स्केल को स्केल ना मारकर आप एक चुंबक मानो, और चुंबक मानोगे तो ये इसका नॉर्थ पोल है। कौन सा है, नॉर्थ पोल। नीचे एक और चुंबक लगी है साउथ पोल, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो क्या होगा सर, साधारण सी बात है, यहाँ से नीचे की तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम एक उपकरण को रखते हैं। किसको रखते हैं, एक उपकरण को रखते हैं। अब उपकरण क्या होता है, उपकरण होता है कुछ इस तरीके से, ये जो आपको प्लेट दिख रही है ना, इस प्लेट को इस तरीके से लगा दो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये प्लेट लगी हुई है ऐसे, और नीचे एक और चुंबक है, ये चुंबक, इसके नीचे एक और चुंबक, और बीच में ये उपकरण हमने लगा दिया। ठीक है, तो मैं उपकरण यहाँ पर भी लगा देता हूँ, डायग्राम बनाया है उसके अंदर। ठीक है, वो उपकरण होता है कुछ इस तरीके का। मैं भी आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा, उसका इमेज भी दिखा दूंगा, मेरे पास है अवेलेबल, डाउनलोड किया था मैंने गूगल से एक्सप्लेन करने के लिए आपको। तो इस तरीके से लगा होता है, वो इस तरीके से नहीं होता, उसका आकार वो थोड़ा सा अलग होता है, अभी मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा। वो इस तरीके से लगा होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और वो इस तरीके से नीचे लगा हुआ है। ठीक है, उसका मैं आपको इमेज यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ तरीके इस तरीके का होता है वो। ओके, लोकल डिस्क में ही डला था शायद, ये रहा, ये देख लो, ये कुछ इस तरीके का होता है। क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है अपना। ये इंग्लिश में नाम लिखे हैं, मैं भी आपको हिंदी में बता दूंगा, हिंदी में इनका क्या नाम होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की होती है, एक चकती सी, और इस चकती को हम यहाँ पर लगा देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम ऐसे करके भी बता दिया। अब समझने की कोशिश करो, और इससे ऊपर, इसको ऊपर से टॉप व्यू से देखने की कोशिश करो, इधर से देखने की कोशिश करो, ऊपर से देखने की कोशिश करो, तो आपको लगेगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है आपसे दूर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे, देखो ये दोबारा चुंबक है नॉर्थ पोल, और ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ। थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करो, और मैं इस पेन को रख देता हूँ। ये जो आपको डार्क वाला ऐसा दिख रहा है, ये इसका मुंह है, तो इसका मुंह नीचे की तरफ है, यानी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है। अब आप डायग्राम में भी देखने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं इसको, चुंबक को आपकी तरफ कर देता हूँ। ठीक है, चुंबक की तरफ से देखने का कोशिश करो, ये देखो, तो आपको लग नहीं रहा ये दूर जा रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखने की कोशिश करो,
आपको लग नहीं रहा कि ये दूर जा रही है, थोड़ा सा आपसे दूर जा रही है यानी कि अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है यानी अंदर की तरफ जा रही है, बात बराबर। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपसे दूर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप नॉर्थ से देखने की कोशिश करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र साउथ की तरफ है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर आपसे दूर जा रहा है। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी बताया था, लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी, कि जब दूर जाता है तो क्रॉस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 3D डायग्राम है, इसका 2D में डायग्राम बना देता हूँ। इधर ये देखो, ये इस तरीके से हमने क्या बना दिया, क्रॉस बना दिया। इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम बना दिया। ओके, अब इसमें क्या है, इस तरीके से 2 चकती रखी हुई हैं, ये मैंने रख दी, नंबर 1 और नंबर 2, इस तरीके से मैंने रख दी। और एक्चुअली में होती कैसी है, ये डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ पर ऐड किया है। ये 2 चकती इस तरीके की होती है। तो ये इसकी मैंने बेसिक सी संरचना आपको बता दी कि इसकी संरचना कैसी होती है। अभी आपको नाम वाम भी बता दूंगा, क्या कैसे कहते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। सर्वप्रथम जो जानना है हमें इसके बारे में कि ये कार्य क्या करता है, ठीक है, पहले इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं, ये किस चीज़ में उपयोग होता है। मैं एक वर्ड में बोलूँ, नाभिक की खोज। अब इसको सुन के ही आपके सर के पूरे तार उड़ गए होंगे कि नाभिक की खोज क्या होती है। इस तरीके की खोज होती है, आगे चल के आप आई थिंक मॉडर्न फिजिक्स ही बोलते हैं, मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन अगर आप आगे चल के फिजिक्स को पढ़ोगे और मैं आपको चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर आप देखोगे इस तरीके की खोज, अल्फा कण, न्यूट्रॉन वगैरह, इनके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से खोज होती है। रदरफोर्ड के मॉडल वगैरह आए थे, तो वो जब खोज होती थी उनको नाभिक की खोज कहा जाता है। और उन खोज के लिए जो कण होता है वो त्वरित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। कोई भी त्वरित मतलब होता है मतलब एकदम तेज वेग से चल रहा हो, एकदम तेज वेग से चल रहा हो और उसके ऊपर हम कोई फोर्स प्रदान नहीं कर रहे हों, त्वरित एकदम से। जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हो, अभी आपको कोई जोर वाली खबर आ गई, जोर वाला न्यूज़, एकदम यहाँ से तुरंत निकल के भाग गए, यानी कि आप यहाँ से त्वरित हो गए। तो किसी कण को त्वरित कराने का काम, कोई भी हमारे पास कण है उसको त्वरित कराने का काम कौन करता है, हमारा साइक्लोट्रॉन करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी खोज 1932 में लॉरेंस ने की थी और बाद में 1939 के करीब इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। विकिपीडिया वगैरह पर पढ़ सकते हो आप इनके बारे में, सिलेबस में है नहीं तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है तो यहाँ पर मैं एक तरीके से बोलूँ तो साइक्लोट्रॉन। ओके, तो ये क्या करता है, कण को त्वरित करता है। अब कण कौन से होने चाहिए, कण कौन से होने चाहिए, उनके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्रोटॉन चल जाएगा, क्यों, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है। लेकिन ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा मैं आपको बता दूंगा अभी। इसके अलावा कोई भी कण जैसे कि न्यूट्रॉन जो कि आवेशित नहीं है वो भी नहीं चलेगा। तो एक वर्ड में मैं बोलूं तो जो कण आवेशित है हम उसी का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गए, है ना, हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण। इनके बारे में अभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, आप तो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो ना, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे ये क्या है, उदाहरण है, जस्ट याद रखना है तो याद रखिए, वरना प्रोटॉन तो आप जानते ही हो, एक उदाहरण याद कर लेना, धीरे धीरे जब आप आगे पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये इन तरीके के कण ले लिए हमने जो कि आवेशित हैं, जैसे प्रोटॉन पर धनावेश है, तो ये उनको त्वरित करने का कार्य करता है। क्या करने का कार्य करता है, त्वरित करने का कार्य करता है। अब ये त्वरित कैसे करता है देखो, ये है, मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये होता है उच्च आवृत्ति वाला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत कह लेना, ठीक है। थोड़े से नाम उल्टे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप नाम याद रख सकते हो। ऑस्कुलेरेटिस कहते हैं, मुझसे बोला भी नहीं जाता यार इंग्लिश ज़्यादा। तो उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत, ठीक है, शुद्ध हिंदी। अब ये इस तरीके से इन दोनों चकतियों से लगा होता है, ठीक है। और ये दोनों चकती नहीं, इस चकती को हम D1 नाम दे देते हैं, D2 आप समझ ही गए होंगे। D1 D2 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देख लो डी आकार है ना, यहाँ पर बनाया मैंने, डी है ना, तो इसको D1 कह देते हैं, इसको D2 कह देते हैं, सिंपल सा फंडा। अब ये उच्च आवृत्ति वाला इसी स्रोत क्या करता है, ये दोनों तरफ पोटेंशियल उत्पन्न करता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। लेकिन इसकी खास बात ये है कि उसको चेंज भी कर देता है। मान लीजिए अवधि में 5 सेकंड की अवधि ले लेता हूँ,
उदाहरण के लिए ले रहा हूँ 5 सेकंड की, ठीक है, 5 सेकंड की। तो 5 सेकंड बार ऐसे दो पोल हैं हमारे, ये मान लो D1 है अपना और ये मान लो D2 है। ये अपना D1 है, ये D2 है, ये रेड है, लाल है, इसका मतलब इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, ठीक है, ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। ये किसकी वजह से है? उच्च आवृत्ति वाले एसी स्रोत की वजह से, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 5 सेकंड बाद ये चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। अब इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव, फिर 5 सेकंड बाद इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर 5 सेकंड बाद इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इस तरीके का प्रोसेस ये करता है, यानी पहले इधर पॉजिटिव फिर इधर नेगेटिव, फिर इधर नेगेटिव कर दिया उधर पॉजिटिव कर दिया। यानी आप समझ रहे हो, ये परिवर्ती विभवांतर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये करता है, ये होल होता है, लक्ष्य भी जैसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, सब कुछ समझोगे। अभी तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तो कहानी की शुरुआत होना बाकी है, ठीक है। तो ये होता है साइक्लोट्रॉन। अभी ये कार्य कैसे करता है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, परंतु थोड़ा सा डायग्राम क्लियर बनाना पड़ेगा मेरे को। देखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इस बात को आप याद रखना। और ये दो हमारी चकती मैंने ले ली है, D1 भाई साहब, D2। इससे मैंने उच्च आवृत्ति वाला ये एसी स्रोत जो है इसको भी ऐड कर लिया है। अब देखो, इसके अंदर कोई कण रखा है मैंने, कोई भी कण जिसको मुझे को गति कराना है। तो कण गति कराने के लिए उसके पास दो रूल होने चाहिए। पहला तो ये आवेशित होना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर क्या होना चाहिए? गति होना चाहिए। एक तो आवेशित होना चाहिए, दूसरा गति होना चाहिए, तभी चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर कोई बल करे। देखो हम क्या कर रहे हैं, गति करा रहे हैं। गति किसके द्वारा करा रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र से गति होती है, बहुत सारे आश्चर्य में है, लेकिन मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाया था कि जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर जब हम आवेश को गति कराते हैं तो वो आवेश इस तरीके से गोल गोल गति करने लगता है। जब एंगल हमारा कितना हो, 19 डिग्री हो, जब थीटा 19 डिग्री हो और इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र हो और इस तरीके से आवेश है, तो वो इस तरीके से गति कर लेता है। लेकिन थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। देखो इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और ये कण है, ये तो गति ही नहीं कर रहा। पहली बात तो यही आ गई कि ये गति नहीं कर रहा, इसको गति भी तो करानी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसी भी, देखो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र मैंने आपको क्या बताया, इधर देखो, क्यू वी बी साइन थीटा। इसके अंदर क्यू भी आता है, वी भी आता है। अब अगर क्यू जीरो हो गया, क्यू यानी होता है आवेश, अगर आवेश जीरो हो गया तो फिर बल तो जीरो हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र कोई बल ही नहीं लगाएगा। इसीलिए हम आवेशित कण को लेते हैं, ना कि न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश नहीं होता, वो उदासीन होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ वी भी तो आती है, वी यानी हो गया वेग, और अगर वेग भी जीरो है यानी वो गति नहीं कर रहा, तो भी चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाएगा। तो फिर भैया मेरे मोहन प्यारे, इसको गति भी तो करानी है, इस आवेश को गति भी तो करानी है। वही तो हमारा मेन मुद्दा है कि ये गति कैसे करेगा, त्वरित कैसे होगा। तो उसके लिए ये भाई साहब है ना अपने उच्च आवृत्ति वाला एसी स्रोत, ये क्या करेगा, इधर पॉजिटिव क्रिएट कर दिया, इधर नेगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। देखो अब हमने जो कण लिया है उसके ऊपर आवेश है, मान लीजिए प्रोटॉन लिया है, तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश है। अब धनात्मक आवेश है चूंकि, तो धनात्मक आवेश क्या करता है, ये प्रोटॉन है, इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक धनात्मक को प्रतिकर्षित करता है और ऋणात्मक धनात्मक को आवेशित करता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐसे, माइनस अपनी तरफ खींचेगा प्लस को, और प्लस माइनस की तरफ ढकेलेगा इसको, क्योंकि प्लस करता है प्रतिकर्षित, माइनस करता है आकर्षित। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, 2 में पढ़ा था, 3 में पढ़ा था, और कितनी बार बताऊँ तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसने गति की, यानी ये थोड़ा सा इधर खिसक गया। अब गति की तो कौन सा बल लगने लगेगा फिर, अब गति की तो चुंबकीय क्षेत्र भी अपना बल लगाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जब, देखो गति कैसे कर रहा है ये भी समझने वाली बात है। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, क्रॉस करके बताया है। और ये गति कैसे कर रहा है, ऐसे देखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, मान लो आपकी तरफ है, या आपसे ही बताऊँ तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, मान लो मेरी तरफ है, यानी आपसे अंदर की तरफ है, और आवेश गति कर रहा है ऐसे। एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया है। 90 डिग्री एंगल होता है तो गति कैसे करता है ये, अभी मैंने आपको बताया, जब 90 डिग्री का एंगल है तो गोल गोल गति करेगा, गोल 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 गोल, तो ये अब गोल गोल गति करेगा इस तरीके से गोल गोल। अब ये जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, 5 सेकंड हो गई, 5 सेकंड हो गई, 5 सेकंड मान लो, 5 सेकंड बाद ये माइनस ये प्लस,
मैंने भैया 5 सेकंड नहीं लगती, पहली बात तो मेरी एक बात याद रखनी है ना, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, 5 सेकंड हो गई, ज़रूरी नहीं है 5 सेकंड ही लगें, ठीक है। तो ये यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँचा तो क्या है, इसने चेंज कर दिया, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, अब इधर नेगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया, चेंज कर दिया। कैसे, थोड़ा सा समझने की दोबारा कोशिश करो, एक्चुअली आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर थोड़ा सा, तो वैसे भी मैंने ही किया है कन्फ्यूजन क्रिएट। ठीक है, कण गति करके यहाँ पर पहुँचा, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था। अब आप बोलोगे, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, प्रोटॉन है पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव अपनी ओर आकर्षित करता है, इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, प्लस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये माइनस प्लस को जाने क्यों देगा उधर, क्योंकि देखो इधर से प्लस धक्का भी लगा रहा है और माइनस अपनी तरफ खींच भी रहा है, तो प्लस तो फिर इधर ही रह जाएगा, लेकिन जो उच्च आवृत्ति वाला AC स्रोत है वो क्या करेगा, इधर नेगेटिव कर देगा इधर पॉजिटिव कर देगा। तो अब इधर पॉजिटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कहेगा निकल, और नेगेटिव पॉजिटिव से कहेगा आ मेरे पास, और ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा ऐसे। अब ये गोल क्यों हुआ, ये गोल इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री में चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगा रहा है, दो चीज़ें बल लगा रही हैं, इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है। मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, ये इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर अपना बीच में आवेश गति कर रहा है, आप इसको समझने की कोशिश करना है थोड़ा सा गौर से, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, इस तरीके से इसने क्रिएट किया है उच्च आवृत्ति वाले इस स्रोत ने। तो प्रोटॉन है ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ और प्लस से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो ये माइनस की तरफ जाएगा, तो माइनस की तरफ ये थोड़ा सा मुड़ के जाएगा, थोड़ा सा गोल हो के जाएगा, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, और जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो वो गोल गोल गति कराना चाहता है, गोल गोल गति कराना चाहता है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से गोल होके इसकी तरफ जाना चाहेगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचा, जैसे ही प्लस यहाँ पर पहुँचा, क्या हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव हो गया, किसने किया, इन महानुभाव ने। अब पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव तो कहेगा निकल और माइनस कहेगा आ, तो ये लालच। अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे, ये फिर से पॉजिटिव ये फिर से नेगेटिव, तो फिर से पॉजिटिव ने कहा निकल, ये कहा आ, फिर इस तरीके से ना तो ये वहाँ पर गति करेगा और ना एक जगह पर रहेगा, और इस तरीके से इसकी गति बढ़ेगी। अब प्रश्न आ गया फिर, चलो ऐसे हो रहा है समझ में आ गया, प्लस आया प्रतिकर्षित कर रहा है, माइनस आकर्षित कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र गोल घुमा रहा है, परंतु ये गति क्यों बढ़ रही है, इसकी गति क्यों बढ़ रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हो, और अगर वो नहीं देखे तो फिर ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा। देखो इसके अंदर भी गति कराई गई है आवेश की कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से गति करता है, इसकी गति बढ़ती जाती है और फिर ये होल होता है, इससे निकल जाता है और हमें जो प्रोटॉन प्राप्त होता है वो हाई स्पीड प्रोटॉन होता है, इसे लक्ष्य भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम डीज कहते हैं, ये 2 डीज हो गई, 2 पालियाँ हो गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से हो गई। अब रही बात इनकी सभी की, तो मैंने आपको क्या बताया था, F = QVP साइन थीटा, और अब केंद्रीय बल के बारे में बताया था 1/2 mv², इसके बारे में बताया था अगर कोई चीज़ गोल गति करती है, तो जैसे कि ये कर रहा है गोल गति, तो वहाँ पर लगने वाला है ये, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण गति करती है तो वहाँ पर भी लगने वाला है ये, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो QVB साइन थीटा, हाँ यार टेक्निकल इश्यू आ गया था थोड़ा, इसको दोबारा देखते हैं। ये मैंने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा दिया था यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दें, ये होता है mv²/r, वो गतिज ऊर्जा का सूत्र था। ठीक है, ये कभी कभी बोर्ड हैंग हो जाता है ना, इसके ऊपर ज़्यादा लिख दूंगा, अभी मैं पेज पर दोबारा लिखूंगा तो दोबारा हैंग हो जाएगा ये। ठीक है, तो QVB साइन थीटा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जनरेट करो, F = QVB साइन थीटा, थीटा कितना है अपना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो QVB F = क्या होता है mv²/r,
ये अपकेंद्रीय बल का सूत्र है और ये नॉर्मल सा सूत्र है। अब इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, पिछले 2 लेक्चर से इसी सूत्र को मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्यू बी भी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वी से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन आर। इस हिसाब से वी का सूत्र क्या हुआ, तो क्यू बी आर इधर पहुँच गया, क्यू बी आर, इधर क्या बचा एम बी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी आर अपॉन एम। ये किसका सूत्र आ गया, ये हमारा वेग का सूत्र आ गया, वी का सूत्र आ गया, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछले लेक्चर देखो, डिटेल से समझाया बिल्कुल, 2 लेक्चर में, वो भी बीच में मत कूदा करो, ठीक है। तो क्यू बी आर बटा एम, ये वेग इज इक्वल टू हो गया। इसके अलावा टी इंटू आवर्तकाल, इसका क्या होता है 2 पाई आर बाय एम, हाँ 2 पाई आर बाय एम, 2 पाई आर बाय वी होता है शायद, 2 पाई आर बाय वी, ठीक है। 2 पाई आर बाय वी, वी कितना है अपना, वी है अपने 2 बी आर बाय एम, 2 बी आर बाय एम, 2 बी आर बाय एम, आर से आर कैंसिल, एम ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई एम बटा 2 बी आर, 2 बी आर नहीं है ना, क्यू बी आर है, बटा क्यू बी, 2 पाई एम बटा क्यू बी, ये टी इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। ये आवर्तकाल होता है अपना, तो ये सूत्र आवर्तकाल का है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है आवृत्ति, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है, जैसे 1 बटा टी लिखते हैं, तो 2 पाई एम बटा क्यू बी को उल्टा लिख दो, क्यू बी बटा 2 पाई एम, ये आवृत्ति हो गई। नोट्स के अंदर आपको सब कुछ लिखा मिल ही जाएगा, 2-3 बार तो डेरिवेट करवा चुका हूँ इसी सूत्र को पिछले लेक्चर के अंदर, तो ये सब है। अच्छा, गतिज ऊर्जा का भी सूत्र, इसकी जो ऊर्जा है उसका भी सूत्र ये होता है 1 बटा 2 एम वी स्क्वायर, 1 बटा 2 एम वी, वी कितना है क्यू बी आर बाय एम, क्यू बी आर बाय एम, तो क्यू बी आर का स्क्वायर और एम का भी स्क्वायर, स्क्वायर एम से स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो गया क्यू बी आर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम इंटू में 1/2, तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र निकला है। बस यही सूत्र है, ज़्यादा आपसे पूछे नहीं जाएंगे, है ना, और कोई सूत्र आपसे पूछा नहीं जाएगा। आवृत्ति आवर्तकाल मैंने आपको बता दिया, वेग का बता ही दिया। अच्छा, त्रिज्या का भी पूछ सकता है, आर का भी, तो बस एम को इधर पहुंचा दो तो वी इंटू एम, क्यू बी को नीचे पहुंचा दो तो क्यू बी बटा में पहुंच गया, और इधर आर है तो आर लिख दिया, तो आर इज इक्वल टू वी बटा क्यू बी। ये सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता था। तो जितने संभव सूत्र से जो आपसे पूछे जा सकते थे वो मैंने बता दिया। इसकी विधि क्या है, कैसे करती है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक वर्ड में मैं आपको क्या है दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ, क्या है कैसे है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब देखो, ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र चुंबक लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ क्रिएट होते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको साइक्लोट्रॉन को लगा देते हैं, ठीक है। इसी युक्ति को, पूरी जो युक्ति है इसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की तरफ क्रॉस, इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव किसकी वजह से आता है, यहाँ पर हम ये यंत्र लगा देते हैं जिसकी वजह से आता है। फिर यहाँ पर हम खड़ को रखते हैं, पॉजिटिव क्या है प्रतिकर्षित करता है, माइनस आकर्षित करता है, तो ये भाई साहब इधर जाने लगते हैं। जैसे इधर पहुँचते हैं, देखा ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अब दोबारा ये माइनस की तरफ जाते हैं, ऐसे फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। बाद में जब पता चलता है दुनिया पर अपना कोई नहीं है, तो ये सॉल से होकर निकल आते हैं, तब इनका वेग बढ़ जाता है। अब वेग क्यों बढ़ जाता है, वेग क्यों बढ़ जाता है, यही तो दिक्कत है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो देखो, समझने की कोशिश कर, इधर प्यारे बच्चों समझने की कोशिश कर। देखो, पहले ये चक्कर लगा रहे थे ऐसा, फिर ये चक्कर लगा रहे ऐसा, फिर ये चक्कर लगा रहे ऐसा, यानी कि पहले ये कम चक्कर लगा रहे थे, अब ये बड़ा चक्कर लगा रहे हैं पहले के मुकाबले, फिर धीरे धीरे और बड़ा चक्कर लगा रहे हैं। इस बात को समझ पा रहे हो आप, पहले छोटा चक्कर लगाया, फिर बड़ा चक्कर लगाया, फिर और भी बड़ा चक्कर लगाया। लेकिन यहाँ पर समझने वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है कि पहले छोटा चक्कर, फिर बड़ा चक्कर, फिर और बड़ा चक्कर, लेकिन इनके अंदर एक कॉमन सीक्वेंस है, क्या कि इनके अंदर टाइम में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, टाइम में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। कैसे कैसे, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा सूत्र जनरेट किए हैं इधर देखो। ये त्रिज्या का सूत्र है, किसका सूत्र है, त्रिज्या का। त्रिज्या का सूत्र आया वी बी बटा क्यू बी, वी बी बटा क्यू बी। इसमें वेग है, लेकिन कहीं आपको समय दिख रहा है, आंसर है नहीं। ये वेग का सूत्र है, क्यू बी आर बटा एम बी।
क्या इसमें आपको समय दिख रहा है? और मेन चीज़ ये समय का सूत्र है, टी का सूत्र 2πm/q भी अभी निकाला है। क्या यहाँ पर आपको कहीं पर वेग दिख रहा है? नहीं। तो समय के सूत्र में वेग नहीं है और वेग के सूत्र में समय नहीं है। ठीक है, वेग के सूत्र में समय नहीं है, समय के सूत्र में वेग नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, समय के सूत्र में त्रिज्या भी नहीं है, त्रिज्या भी नहीं है। समय किस किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है? 2π ये तो कांस्टेंट है। m क्या होता है? m होता है द्रव्यमान, q होता है आवेश, b होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो समय डिपेंड करता है आवेश पर, चुंबकीय क्षेत्र पर और द्रव्यमान पर। ये इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा चक्कर लगा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो बोर्ड हैंग हो जाता है ना कभी कभी। तो यहाँ पर छोटा चक्कर लगाया तो वहाँ पर भी इसको टी समय लगेगा, बड़ा चक्कर लगाया तो यहाँ पर भी इसको टी समय लगेगा, और भी बड़ा चक्कर लगाया तो वहाँ पर भी इसको टी समय लगेगा। क्योंकि समय चीज़ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ आवेश और द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। अगर वो त्रिज्या पर डिपेंड करता, त्रिज्या क्या होता है? एक तरीके से आकार मान लो, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या अभी तक तो आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो एक तरीके से आकार मान लो, ठीक है। इसका आकार देखो, इसका आकार छोटा है, समय टी, बड़ा आकार तो भी समय टी, और भी बड़ा आकार तो समय टी। क्यों? क्योंकि समय डिपेंड ही नहीं कर रहा, समय ओनली आवेश पर, द्रव्यमान पर और उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। समय इन चीज़ों के ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो जब समय इन चीज़ों के ऊपर निर्भर कर ही नहीं रहा तो समय इसमें भी बराबर लगेगा, इसमें भी बराबर लगेगा, इसमें भी बराबर लगेगा। अब समय बराबर लग रहा है, इसका मतलब तो यही है कि फिर वेग बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले छोटा चक्कर लगाया, इसको ऐसे समझो, देखो पहले आपने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको लगे 5 मिनट। अरे मान लो यार, 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 मिनट लगे। फिर आपने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, उसमें भी आपको 5 मिनट ही लग रहे हैं, यानी आप ज़्यादा दूरी तय कर रहे हो तो भी समय बराबर लग रहा है। तो इसका तो यही है कि पहले 2 किलोमीटर की दूरी तय की, वो कम वेग से की, अब 5 किलोमीटर दूरी तय की है तो वो तेज़ वेग से की है, स्पीड ज़्यादा से तय की है। वरना अब कम रफ्तार से चल रहे हो 2 किलोमीटर और कम ही रफ्तार से 5 किलोमीटर चल रहे हो, तो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में समय ज़्यादा लगेगा ना, 5 किलोमीटर में समय ज़्यादा लगेगा 2 किलोमीटर के मुकाबले, और नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड में परिवर्तन हुआ है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका आकार देखोगे तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं, लेकिन समय नहीं बढ़ रहा। समय नहीं बढ़ रहा यानी कि वेग बढ़ रहा है। यानी पहले छोटा चक्कर लगाया कम वेग से, बड़ा चक्कर लगाया तो वेग भी बढ़ गया, इसीलिए समय उतना ही लगा, और बड़ा चक्कर लगाया तो फिर और वेग बढ़ गया, इसीलिए समय उतना ही लगा। इस पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है। और संभव है आपकी और भी कोई डाउट हो जो बचे नहीं हो, और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी शंका है तो उसका समाधान ज़रूर करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए, मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। नोट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पावर पॉइंट पर ड्रॉ नहीं होती चीज़ें, इसीलिए मैं उसके ऊपर नहीं कराता, इसी के ऊपर बताता हूँ, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।